नमस्कार, आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और जैसा कि हर दिवस के साथ होता है, नई घोषणाएं होती हैं, नए संकल्प होते हैं और कुछ न कुछ करने का इरादा जाहिर किया जाता है। स्वाभाविक इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ और हर वर्ष ऐसा होता है। जहां तक भारत का प्रश्न है, नारी शक्ति स्वरूपा मानी गई है और यहां तक कहा जाता है कि ईश्वर के मंत्रिमंडल में तो सारे महत्वपूर्ण विभाग जो है महिलाओं को दिए गए, चाहे वो रक्षा काली को हो या शिक्षा सरस्वती को हो और वित्त जो है लक्ष्मी को हो। लेकिन आधुनिक युग में ऐसा माना जाता है कि महिलाएं उस तरह से सशक्त नहीं रही और ये कहा जाने लगा कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है दूध और आंखों में, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन आज की महिलाएं इस भूमिका को स्वीकार नहीं करती हैं। एक नजरिया है, माना जाता है कि सशक्तिकरण का जो दौर शुरू हुआ है उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को जितना सशक्त होना चाहिए उतनी सशक्त नहीं हुई हैं। लेकिन एक दूसरा भी पक्ष है जो ये मानता है कि ऐसा नहीं है, सशक्तिकरण जितना होना चाहिए था हो चुका है, अगर और होना भी है तो शायद उससे ज्यादा इसकी जरूरत है कि उसका कहीं दुरुपयोग नहीं हो, क्योंकि उससे कुछ पुरुष भी पीड़ित होते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या महिलाओं के और अधिक सशक्तिकरण की जरूरत है। और इस बहस में शामिल हैं सुधा सुंदर रमन, जो कि अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ की महासचिव हैं। हमारे पास सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन की तरफ से सोनी कपूर हैं और हमने विशेष टिप्पणी के लिए बुलाया है एक अधिवक्ता उज्जवल झा को और साथ ही जानी मानी कवयित्री और मीडिया विश्लेषक डॉक्टर वर्तिका नंदा को। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही हम चलेंगे पटना, जहां महिला कार्यकर्ता सुमन सिंह हमारे साथ हैं और बेंगलोर में स्वर्णिल सरकार हमारे साथ हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी समाज को समझना है तो वहां महिलाओं की स्थिति क्या है इसको समझना चाहिए, उसी से पता चलता है कि हमारे समाज की स्थिति क्या है। और निश्चित रूप से जो अगर हम भारत को देखें तो चाहे साक्षरता का स्तर हो या जो है जेंडर रेशियो हो, लिंग अनुपात हो, सब में हम काफी पिछड़े हुए हैं। ये एक चिंता का कारण है। आज हम उसी पे विचार करेंगे। सुधा सुंदर रमन, आप बताएं, आप क्या मानती हैं, सशक्तिकरण और कितना करने की जरूरत है और क्यों? नमस्कार। मैं तो समझती हूँ कि महिलाएं काफी आगे आ रही हैं और समानता की ओर वो बढ़ना चाह रही हैं। लेकिन आज जो सामाजिक व्यवस्था है और आज जो सरकारी नियम और सरकारी जो नीतियां हैं वो क्या इसके पक्ष में है, वो क्या उनकी भागीदारी को और बढ़ाने की तरफ उसे ले जा रही हैं, ये एक सवाल के रूप में हमारे सामने है। क्योंकि अब देखिए, आप क्या मानती हैं? मैं तो समझती हूँ कि और ज्यादा समाज की ओर से और सरकार की ओर से सेंसिटिविटी भी चाहिए और इंटरवेंशन भी चाहिए। आप देखिए 33% आरक्षण का अब इतने साल हो गए, 16 साल से लड़ाई चल रही है। अब पंचायत में महिलाओं के लाने के लिए जो बना हुआ है कानून और जो म्यूनिसिपालिटी वगैरह में लाने के लिए बना हुआ है, लेकिन अभी तक विधानसभा में, अभी तक पार्लियामेंट में, संसद में ये क्यों नहीं पारित हुआ है, ये क्यों नहीं लाया गया है? नहीं, वो तो एक है, एक तो ये नहीं, मतलब राजनीतिक तौर पे यदि आप समानता सच एब्सोल्युटली चाहते हो तो फिर सभी क्षेत्र में होना चाहिए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। आपने अपनी बात कह ली कि वो जो विधेयक बहुत दिनों से लंबित है, इसके अलावा आप क्या मानते हैं कि महिलाएं अभी कमजोर हैं या मजबूत हो चुकी हैं? नहीं, महिलाओं की कमजोरी की बात एक तरीके से केवल उनकी कमजोरी की बात नहीं है। महिलाएं तो आज मतलब अब जीवित रहना ही उनकी ताकत की एक यहाँ परिभाषा हमें देखनी चाहिए कि आज जिस तरीके से बना हुआ है, उनके इर्द गिर्द की महंगाई इतनी बढ़ गई है, उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रह के वो परिवार चला के दिखा रही है। तो ये एक ताकत है, लेकिन इस ताकत को इसको मतलब और आगे बढ़ा के उन्हें सही जगह दिया जाए, उनको सही एक उनके लिए व्यवस्था बनाया जाए। जिसमें आप मानते हैं कि कमियां हैं अभी बहुत ज्यादा। सोनी कपूर। हाँ जी, देखिए ऐसा है, जहां तक बात है सशक्तिकरण की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को सशक्त होना चाहिए। तो जैसा कि सुधा जी कह रही थी कि आरक्षण होना चाहिए और बहुत तरह की मांगे उठती रहती हैं, तो मुझे लगता है ये सशक्तिकरण से ज्यादा तुष्टीकरण की बात होने लगी है।
आप कहती हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। इस समय इस देश के अंदर 4 बड़े राज्य थे, अभी जब तक मायावती जी की सरकार थी पिछले 4-5 दिन पहले तक 4 बड़े राज्य थे जहां पर महिला मुख्यमंत्री थी, और ये चारों की चारों महिला मुख्यमंत्री जो हैं बिना किसी रिजर्वेशन के कोटे के बनी हैं। हिंदुस्तान शायद वेस्ट से पहले हमारे यहाँ एक महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है, ये सब बिना कोटे के हुआ है। मार्गरेट थैचर जो है यूके में शायद पहली जो यूरोप में सबसे पहली जो राष्ट्रपति थी वो मार्गरेट थैचर थी, जो कि 1980 में आई। यूएस में अभी तक नहीं आ पाए हैं, रशिया में आज तक नहीं आ पाई हैं, पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ठीक है सब होने के बावजूद राष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये सब महिलाएं जो हैं बिना किसी रिजर्वेशन के इस पद तक पहुंची हैं। अगर आप में लगन है तो आप पहुंच सकती हैं। और जिस तरह की बातें और इन्होंने कही कि हमारे यहाँ बजटिंग नहीं है, 48,000 करोड़ रुपए यूनियन बजट के अंदर सिर्फ महिलाओं के उत्थान के लिए खर्च होता है हर साल, 48,000 करोड़ रुपए, और ये हर साल 18% के हिसाब से बढ़ रहा है। इसको गलत मानते हैं क्या? नहीं, मैं इसे गलत नहीं मानता हूं, पर मैं ये मानता हूं कि ये जो पैसा है ये किसी और जगह भी खर्च हो सकता था। मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो है पावर का, यानी विद्युत का। जहां जिस सोसाइटी के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वहां महिलाओं के पास समय अधिक हुआ है। वरना आप देखें तो ट्रेडिशनल तौर पर महिलाएं जो हैं घर का कामकाज करती थी, वो पानी लाती थी, उनका बहुत सारा समय जो है इसमें व्यर्थ होता था। जब उनके पास समय आया तो उन्होंने और काम किए और इससे उनका खुद का उत्थान हुआ। विकास की बात कर रहे हैं, पहले विकास की बात खाना बनाती थी, अब गैस पे खाना बनाती है, वो तो आप उसको विकास, लेकिन खाना वही बना रही है ज्यादातर। हाँ, देखिए आप अगर कहें कि खाना वही बना रही है तो कमा आजकल अधिकतर अभी भी मर्द ही रहे हैं, कमाकर अधिकतर जगह मर्द ही ला रहे हैं, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप अगर एक सोशल स्ट्रक्चर को अगर आप तोड़ना चाहें तो वो एक दिन में नहीं टूटेगा। इवन इन वेस्ट ऑल्सो स्टिल द वुमेन हु डज द हाउसहोल्ड कोर्स मोर देन मैन। आप इसको उचित मानते हैं? मैं इसे उचित या अनुचित मानने की बात नहीं है, ये एक निजी राय है, एक निजी सोच है। अगर किसी महिला को घर का काम करना है, वो उसका पुरुष, आप कह रहे हैं अगर ये व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था है तो व्यवस्था मैं नहीं बनाता हूँ, व्यवस्था समाज बनाता है और समाज को बदलने में बहुत समय लगता है। सिर्फ एक कानून बना देने से समाज नहीं बदला करते। सिर्फ कानून बना देने मात्र से अगर समाज बदलने होते तो हमने बहुत से कानून, 41 के लगभग कानून स्वतंत्रता से आज तक हमने महिलाओं के उत्थान के लिए बनाए हैं। तो हमारे समाज में जैसे कि ये कहते हैं कि पिछले 63 साल में 65 साल में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है, तो सिर्फ कानून बना देना तो उसका समाधान नहीं है ना। अगर आपको व्यवस्था को बदलना है तो सोच को बदलना पड़ेगा। सोच, वो जो कानून बनाए गए हैं उनसे पहली बात तो ये कि आप उनको उचित मानते हैं, और क्या उनसे आप मान रहे हैं कि फर्क नहीं आ रहा है? देखिए, बात यह है कि सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए ये जो हमारी एक मानसिकता होनी चाहिए कि जनवाद को मानते हुए, समान अधिकार को मानते हुए उस दिशा में चले। क्या इस पर हमारी राय एक है? मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं इस मुद्दे पर आऊंगा। अगर आपको महिलाओं के उत्थान की बात करनी है तो भी आपको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, नहीं, आप इस बात को समझिए कि जब तक आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, देखिए तो अगर तो चाहे वो महिला हो, दलित हो, पिछड़े हो, वो सबके सशक्तिकरण के लिए जरूरी है, सबसे बड़ा सशक्तिकरण। तो अगर आप सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और आपके पास साधन उतने ही हैं, तो आप अगर उन सब साधनों को सबके उत्थान के लिए लगाएं तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी तो होगा। सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अलग से ये आप तो अधिवक्ता है, ये बताइए कि जब भी जितने कानून हैं, आपका क्या मानना है, उन कानूनों से कितना फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? कोई परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं, कानून हमेशा से परिवर्तन का माध्यम रहा है और कानून परिवर्तन कर रहा है। इफ यू विल टेक इट फ्रॉम वैदिक पीरियड ऑल्सो, फ्रॉम टुडे ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 78 जब 125 की डिफिनेशन, 125 सीआरपीसी की डिफिनेशन आई थी तो उस टाइम पे देखिए 500 से ज्यादा आप 500 रुपए से ज्यादा मेंटेनेंस नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा नहीं है, इट इज फॉर द पेई 500 में भी द लिमिट, बट फॉर द पेयर द 500 इज नॉट द लिमिट। सो कानून अपनी जगह पे कानून हमेशा करती आ रही है, बट जो हमें हमारे दोनों दोस्तों की बातों से लग रहा है ये कि एक इनकल्केशन की जरूरत है। इट रिक्वायर्स एन इनकल्केशन इन द फैमिली। आई एम ऑल्सो a social being. I can say it requires the inculcation in the social being only because you have made the law. Unless and until you are applying the law in your family, you can't bring the changes in the family.
नहीं ठीक है, वो तो सही बात है कि कानून जो है वो सिर्फ कानून बना देने से नहीं। देखिए यही कह रहे हैं कि अप्लाइंग द लॉ इन द फैमिली, अप्लाइंग द लॉ इन द फैमिली ये कोई सरकार आकर नहीं करती है, ये कानून बनाने वाली संस्थाएं नहीं करती हैं, ये एक सोसाइटी करती है। अगर सोसाइटल प्रेशर है बच्ची को स्कूल भेजने का, अगर सोसाइटल प्रेशर है कि बच्ची को एजुकेट करना है, सोसाइटल प्रेशर है कि बच्ची को भी उतना ही सक्षम बनाना है, तभी ये संभव है। सिर्फ कानून बना देने मात्र से ये संभव नहीं है। जैसे दो बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट जो यहाँ आए हुए हैं। मैं समझना चाहूंगा कैसे कंफ्यूज करें। हाँ बिल्कुल सोनी। मैं ये कहूंगी कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक तौर तरीके वो एक तरीके से हमें देखना चाहिए। कानून व्यवस्था जो सरकार की ओर से बनती है वो हमारे देश को ऐसी प्रगति की ओर ले जाने के लिए एक जनवादी बुनियाद को और मजबूत बनाने के लिए इस देश में बनाई जाती है, और कानून व्यवस्था ये काम को करती है और करनी चाहिए। जितना करनी चाहिए तो होता नहीं। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। लेकिन कानून व्यवस्था जो है वो सबके लिए है। ये केवल मतलब परिवार के लिए अलग है और कोई समाज के लिए अलग है, कोई ग्रुप के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। सुधा जी मैं करेक्ट करना चाहूंगा। लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल। एक उदाहरण मैं देता हूँ परिवार की बात जिन्होंने कही, जैसे बड़ा चर्चित मामला 80 के दशक में शाहबानो का हुआ था। शाहबानो को निचली अदालत से 20 रुपया जो है मुआवजा मिला था, उसके खिलाफ वो उच्च न्यायालय गई, वहां 125 रुपया हुआ। अब ये बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि उस फैसले के खिलाफ उनके शौहर मोहम्मद अहमद खान सुप्रीम कोर्ट गए थे, शाहबानो नहीं गई थी। वो 125 रुपया देने को तैयार नहीं थे और तब सुप्रीम कोर्ट ने 500 रुपया किया था सीआरपीसी के तहत, जिसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। तो ये जो परिवार की बात है, अब कानून को किस तरह से लागू परिवार में मेरा कहना ये है, मेरा कहना ये आगे बढ़ाता हूँ कि किस परिवार कैसे हुआ। मेरा कहना ये परिवार समाज से अलग नहीं है, समाज परिवार से बिगिन होता है। आप ऐसा करते हैं, चूंकि हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, वर्तिकानंद एक मीडिया विश्लेषक हैं, कवि हैं, आप बताइए कि मीडिया में भी महिलाओं को एक तरह से परोसा जाता है, हम सशक्तिकरण की तरफ बात करते हैं, एक तरफ मीडिया में जो चित्रण है, निरूपण है, आप की क्या सोच है? पहली बात तो अभी जो डिस्कशन हो रही थी उसमें एक बात जो मुझे तीखे तौर पर बहुत ज्यादा जिसने प्रहार किया है वो ये कि हम ये कैसे सोच रहे हैं कि सशक्तिकरण तो काफी हद तक हो गया। दिल्ली में रंगीन चश्मा लगाकर अगर हम सोच रहे हैं सशक्तिकरण हो गया और बात खत्म हो गई, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा विद्रूप और हास्य कोई भी एक नाम महिला दिवस को दिया जाना चाहिए। महिला दिवस नहीं है, ये पूरी तरह से विद्रूप दिवस है। दूसरी बात यह है कि अभी तो एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम है सशक्तिकरण, उसने अभी चलना भी शुरू नहीं किया और पुरुष समाज को परेशानी हो गई कि सशक्तिकरण हो गया। ये अपने आप में अफसोस की बात है। तीसरी बात, हम जिस मीडिया की बात करते हैं, हम किस मीडिया की बात कर रहे हैं? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर जिसमें आप हैं, वो उस महिला को दिखाता है जिससे जुड़ी हुई योजनाओं को दिखाया जाता है, उसको काफी हद तक मजबूत दिखाया जाता है। दूसरा है प्राइवेट मीडिया जो कि जबरदस्त तेजी से पंख लगा के उड़ रहा है और उसमें एक ऐसी महिला दिखाई जाती है या तो वो षड्यंत्र करती है या वो रोती है या फिर वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है जब वो न्यूज पढ़ती है। ये दूसरी तरह की महिला है। हम इन दोनों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं क्योंकि तीसरा जो मीडिया है कम्युनिटी मीडिया, हम उसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं करते। मुझे लगता है औरत हमारे इस अभी मीडिया के समाज में भी काफी हद तक कमोडिटी है। वो अभी भी बहुत ज्यादा दिमागी उर्वर तौर से उसे नहीं देखा जाता, उसे एक अट्रैक्टिव सामान की तरह परोसने की कोशिश होती है। और हम जब सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम अक्सर सोचते हैं जो दिल्ली से हमें दिख रहा है, जो बॉम्बे से दिखाई दे रहा है, वो सशक्तिकरण है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बार बार ये बहस होती है कि कानूनों का मिसयूज हो रहा है या ये बात होती है कि महिलाएं ज्यादा मजबूत हो गई। बिल्कुल मैं नहीं मानती। पुरुष अभी यही कह रहे हैं कि दिल्ली या मुंबई की महिलाओं को देख करके जो है हम महिलाओं के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। गांव में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति से हम वाकिफ नहीं है और उनका नाम लेकर के इन लोगों का आरोप है कि यहाँ जो कुछ तथाकथित सशक्त महिलाएं जो हैं नाम उनका लेती हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं गांव की महिलाओं की भी बात नहीं कर रही। दिल्ली के चाणक्यपुरी में क्या अपराध नहीं होते? कितनी बार आईपीएस अधिकारी किसी अपराध के लिए पकड़े जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में शादी से पहले वो लोग जब अपने पैसों का लेन देन कर लेते हैं तब कितने अधिकारी पकड़े गए हैं। क्या ये संभव है आज भी कि आप किसी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ 498 लेकर जाएं और वो आसानी से लग जाए? मैं ये नहीं कह रही कि सारे अपराध सिर्फ गाँव में होते हैं। अपराध दिल्ली जैसे बड़े शहरों
में भी होते हैं। ये अगर मामला है कि आईपीएस अधिकारी, वो तो है कि कानून का जो है सो वही है जी, उसको आप ठीक ढंग से लागू करते हैं, उसमें सिर्फ आईपीएस की बात नहीं है, जो व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पे है, शक्तिशाली है, उसके खिलाफ कानून कमजोर पड़ जाता है, एक अलग मुद्दा है, उसमें नहीं चले। पहले हम चले पटना में, सुमन सिंह हमारे साथ है, पहले उनके विचार सुन लें। हाँ सुमन, आप बताएं, आप हमारी चर्चा सुन रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किस हद तक सशक्तिकरण हुआ है और किस हद तक और होना चाहिए? सुधांशु जी, सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो गांव के लेवल पर हम तो मेट्रोस की बात नहीं कर सकते, और मेट्रोस में भी वही हाल है जो गांव में है, लेकिन गांव की स्थिति ये है कि अगर एक एसएचजी ग्रुप की महिला है और वो अपने हक के लिए जब आगे आती है तब उनको कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा अपने कानून का इस्तेमाल कर रही हैं महिलाएं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए अपने अधिकार की बात करती हैं, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपने अधिकार की बात करती हैं। तो सशक्तिकरण कहने का मतलब है कि महिलाएं इतना सशक्त अभी नहीं हो पाई हैं कि हर स्तर पर वो अपना निर्णय ले सके और समाज में अपने आप को ये कह सके कि हाँ, मैं इस स्तर पर हूं कि अपने परिवार, अपने समाज में हमारी एक काबिलियत है और हम अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो गांव के स्तर पर वो तो बहुत अच्छा कह रही है कि ये सचमुच में अभी तो पैदा ही हुआ है सशक्तिकरण जैसा बीज, और इसमें अंकुर ही निकला है, अभी तो इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। और अभी से ही ये जो हमारी पुरुष मानसिकता जो जितनी भी चीजों में आती है वो अभी से ही हल्ला कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही सशक्त हो गई है, क्यों इनको ये चाहिए कोटा, क्यों चाहिए वो आरक्षण। ये आरक्षण और कोटा नहीं चाहिए, पर एक विशेष तौर पर आपको एक नजर डालनी पड़ेगी उन महिलाओं के ऊपर जो महिलाएं सचमुच में सदियों से दबाई गई हैं और किसी भी हाल में आज भी उनको निकलने से रोका जाता है। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, वहां उनको रिजर्वेशन मिला है, तो आप देख लीजिए रिजर्वेशन का क्या फायदा पुरुष वर्ग उठा रहे हैं, वो महिलाएं नहीं उठा रही हैं। वो महिलाएं जरूर मुखिया बन गई हैं, सरपंच बन गई हैं, पर उनके पति ही उसका फायदा उठा रहे हैं या उनके ससुर उसका फायदा उठा रहे हैं। तो हम इसे सशक्तिकरण नहीं कहेंगे जब तक वो खुद महिला खुद से पूरे पंचायत के लिए निर्णय नहीं ले पाएगी, वो इलेक्शन लड़ने का निर्णय नहीं ले पाएगी, तब तक तो हम सशक्तिकरण नहीं कह सकते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये जो कानून है, खासकर उस कानून का जागरूकता अवेयरनेस कानूनों का इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ ही हो रहा है। जिस कानून की आप बात कर रही हैं, वर्तिकानंदा कह रही थी कि किसी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जो है 498 का मामला दर्ज नहीं होता है, तो ये आरोप लग रहे हैं और कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कितना दुरुपयोग हो रहा है, उससे महिलाएं ही पीड़ित हो रही हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है सुधांशु जी की महिलाओं के पक्ष में ही कानून काम नहीं कर रही है। तो हमारा भी यही रोना है कि इसलिए नहीं काम कर रही है क्योंकि हमारे मानसिकता में जिस पद पर हम बैठे होते हैं, अगर हम पुलिस विभाग की बात कर लेते हैं, जुडिशियरी की बात कर लेते हैं, वहां मैक्सिमम कौन बैठा हुआ है, कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं। तो जब पुरुष ही बैठे हैं तो वो पूरे सदियों के मानसिकता से घिरे हुए हैं। कानून आप चाहे जितना भी बना ले, पर वो यहाँ से जो चेंज होना चाहिए, वो यहाँ से चेंज जब तक नहीं होगा तो वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं करेंगे और उनके पक्ष में न्याय की बात कर नहीं सकते हैं। उनके पक्ष में न्याय हो, इसके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ के स्वर्णिल सरकार हमारे साथ हैं, वो भी पुरुष का पक्ष रखना चाहते हैं, उनके साथ भी अपने कुछ व्यक्तिगत उनके अनुभव रहे हैं। हाँ स्वर्णिल, आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे, ये सशक्तिकरण का जो मुद्दा है इस बारे में? स्वर्णिल, आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे, ये सशक्तिकरण का जो मुद्दा है इस बारे में? धन्यवाद सुधांशु जी। मेरा कहना है, जैसे मेरे साथ बहुत ही दुरुपयोग हुआ है कानून का, 498 डोमेस्टिक वायलेंस, सारे कानून का। मेरा 2 महीने का शादी था, 4 महीने के तरफ मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला गया, फिर 1.5 साल के अंदर मेरे ऊपर 498 डाला गया और एक क्रिमिनल केस डाला गया मेरे ऊपर 506B। फिर मुझे 1 साल से मैं जॉबलेस हूँ, मेरा नौकरी से निकाल दिया गया था। 498 के बाद मुझे नौकरी छोड़ के वापस आना पड़ा था बैंगलोर, क्योंकि मेरा दिल्ली में नौकरी था और बैंगलोर में मेरा 498 का हर संडे को मुझे पुलिस स्टेशन जाके साइन करना था 5 से 10 बजे के अंदर, ऐसा मेरा बेल का कंडीशन था। तो
जहां पे सब लोग बोल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है। ओके, इस देश में वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, लेकिन कहां पे? जहां पे वुमेन मिसयूज कर रहे हैं लॉस को पैसे के लिए। जहां पे जिस दिन मेरा 498 डाला गया था डाउरी केस, लड़की पुलिस स्टेशन में बैठ के बोल रही थी 17 लाख रुपए दो, नहीं तो 498 लो। इस तरीके का वुमेन एम्पावरमेंट। मुझे मारा गया था, मुझे पीटा गया था, मेरे पास फोटो है, उसका एविडेंस है, डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट। मैं चाहता आपको फोटो दिखा सकता हूँ। मुझे मारा गया था, मुझे पीटा गया था, मेरे ऊपर 498 डाला गया। नहीं, ये तो आपका कानून है सुनील, ये तो मुझे आपका कानून आरोप मैं जहां पे कानून का है, मैं उनको नहीं, आपका आरोप है, बोलिए आपका आरोप है। नहीं, आपके आरोप में सत्यता कितनी है ये तो अदालत में तय होगा। आपके आरोप में सत्यता कितनी है ये तो अदालत में तय होगा। अदालत में तो तैयार होगा, लेकिन मेरे ऊपर तो हरासमेंट हुआ है। लेकिन मुझे तो प्रोविजन तो दीजिए, कानून पे मैं जाके कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में केस तो फाइल करूं, तो मेरे पास तो प्रोविजन भी नहीं है। चलिए ठीक है, प्रोविजन दिया गया तब तो मैं इसमें ये ऐसा कह रहे हैं कि प्रोविजन नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि आपको लगता है कि हरेसमेंट हो रहा है, आप उससे ऊपर की कोर्ट में जाइए और आप जाके अपील फाइल कीजिए। यू कैन फाइल विद द 482 फॉर द क्रॉसिंग ऑफ ऑल द चार्जेस। एक सीमा तो है, एक सीमा है कि उसमें अगर आप कोई मामला दायर करते हैं तो आपको उसमें एक पुरुष को पार्टी बनाना पड़ेगा। होता क्या है, अगर पत्नी है, पत्नी दायर करती है तो पति को पार्टी बनाती है, साथ साथ सास ननद सबको बना देती है। लेकिन अगर सास प्रताड़ित होती है बहू से तो अपने बेटे को तो वो अभियुक्त बनाएगी नहीं। तो इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की एक सीमा है, ये लोग मान रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस को भी एक क्रिमिनल के तरह नहीं देखती है, वो एक सुरक्षा कानून है। इट इज अ सिविल लॉ। देखिए, ऐसा है कि हम एक अपवाद को लेकर सारे के सारे कानून को हम एक तरफ नहीं कर सकते, और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो हर औरत अपने दुखों को आकर सामने नहीं कह सकती। अगर एक अपवाद है, मैं मानती हूँ ऐसा कई जगह हुआ है या हुआ होगा, लेकिन हम इसे मानकर ये अगर हम कह लें कि बाकी जगह भी दुरुपयोग हो रहा है, मेरा ख्याल है ये पूरी नारी जाति का अपमान है। दूसरी बात यह है, उन केसेस में क्या होता है जिसमें पति चालाकी से पत्नी को बाहर निकाल देता है और पत्नी के पास कोई अधिकार किसी के पास जाकर कहने का नहीं रहता कि मैं घर के अंदर जाना चाहती हूँ। इतने कानूनों के उपयोग जब पुरुषों ने किए तब तो पुरुष समाज कभी एक नहीं हुआ। औरत समाज ने 2 बार या 4 बार दुरुपयोग कर लिया तो पूरा पुरुष समाज एक। ये इतना जेंडर ह्यूमन राइट्स कह रहे हैं। एक मिनट आप लातू शेखर दास को सुन लेते हैं, उन जेंडर ह्यूमन राइट्स की तरफ से क्या कहना है उन्हें। हम लोग ये मानते हैं कि नारी को जरूर सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन और सेल्फ डिपेंडेंस के माध्यम से, कोई कानून बनाने से नहीं, ताकि किसी हस्बैंड का या किसी पुरुष से कुछ पैसा लेके उस लड़की को दिया जाए। सशक्तिकरण होना चाहिए एजुकेशन से। हम लोग ये मानते हैं कि ड्यूटीज, और नारी को यह बताना चाहिए कि उसका ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए। राइट्स तो उसके बाद आएगा। हम लोग भी इस साल नारी दिवस मनाया है to honor all those 41,000 women who get arrested every year on these false cases, जिसका हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद कहा है ये कानूनी आतंकवाद है। और ये नहीं, सालों साल ये केस चलता रहा है, और उसके बाद द कन्विक्शन रेट इज नियर वेरी लेस। तो इसलिए और सब लोग नारी का बोलता है कि नारी के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन हमारा माँ बहन के लिए कोई ये सब कोई सोचता नहीं है कि इतना 41,000 वुमेन अरेस्ट होता है। हर महिला कहीं पत्नी है, कहीं माँ है, कहीं बहन है। खाली महिला मतलब ये नहीं है कि खाली वो बहू है, वो माँ भी हो सकती है, किसी का बहन भी हो सकता है। लेकिन हमारा कानून खाली एक बहू को ही महिला मानता है और किसी को। इसके अलावा और एक पॉइंट, मैं छोटा सा एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। 2010 का जो एनसीआरबी का जो आंकड़े है, उसमें यह पाया गया कि इन कंपैरिजन टू 31,000 मैरिड वुमेन हु कमिटेड सुसाइड, 61,000 मैरिड मेन कमिटेड सुसाइड। और उसमें एनसीआरबी के डिटेल ये दिया गया कि किस लिए वो डाउरी के लिए, फॉल्स डाउरी केस में वो सुसाइड किया, ये डिटेल है। लेकिन शादीशुदा महिलाओं ने, शादीशुदा जो पुरुष है, 31,000 मैरिड जो वुमेन है उसका डबल है मैरिड मैन। लेकिन मैरिड मैन के लिए कोई
कोई कुछ बोलता ही नहीं है। कितनी पागल खानों में भेजी गई, कितनी डिप्रेशन की शिकार एक बात मैं जरूर कहूंगी, ये महिला और पुरुष को आपसी में एक दुश्मन की तरह देखना ये भी गलत नजरिया है। सास बहू को दुश्मनों की तरह देखना गलत नजरिया है और ये एकदम सोल्यूशन की ओर हमें नहीं ले जाएगा। मानवाधिकार की बात हमें करना चाहिए। जो पुरुष है, जो स्त्री है, दोनों के मानवाधिकार होते हैं और ये मानवाधिकार को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता था। दो चीजें जो निकल के आई, आपने कहा कितनी महिला जलाई गई और ये सब जो भी आपने बोला, आप ये देखिए कि एनसीआरबी का डेटा बड़ा बहुत ही ज्यादा प्रमाणित होता है और प्रमाणित डेटा है, ठीक है। इसके बावजूद जो आप डाउरी डेथ की बात करते हैं उसमें कुछ 7,000 या 8,000 की फिगर आती है और ये फिगर पिछले 30 साल जब से ये कानून बना है हर साल बढ़ती जा रही है। तो ऐसे कानून का क्या फायदा जिसके होने के बावजूद नहीं फायदा क्या, लेकिन एनसीआरबी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। ऐसे कानूनों का क्या फायदा जिनके आने के बाद कानून क्राइम बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक अपवाद है इसमें। समय नहीं। जब दिल्ली में 498 बेलेबल हो गया, जिस दिन वो बेलेबल हो गया, एक साल के अंदर 35% क्राइम कम हो गया 498 का दिल्ली के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये है मिसयूज था। बाय द वे, ये जो कानून बने हुए हैं, कानून ठीक ढंग से लागू नहीं हुए हैं। इस वजह से ये जो अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ बढ़ते जा रहा है। और ये जो कह रहे हैं, आपको ये मैं जरूर बताऊं कि सेक्शन 498 है, अभी तक ज्यादातर महिलाओं तक पहुंची ही नहीं। In India, what I feel, India lives in two parts. One that is the metro, the other is the rural area. You go to the rural area, in rural area you will not find 498 has been misused. Might be in a metro, there may be certain aberrations. For those aberrations, court are alive of the situation and court is granting the bail liberally. But if you go to the rural area, take the example of UP. In UP, neither the women are aware of 498A. If the 498A case is there, then there is very difficult to शहरों में हुआ होगा, गाँव में नहीं हो रहा है। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि सिर्फ नॉटी बॉय हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिसमें बच्चे को नहला रहे वही फेंक दो। कानून हमेशा होती है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होती है। बात वाटर, यस, डोंट थ्रो द वाटर। हमने अब चर्चा समाप्त करेंगे। सुधा सुंदर रमन, सोनी कपूर, उज्जवल झा, वर्तिका नंदा, आप सबका बहुत धन्यवाद। और पटना में सुमन और बेंगलोर में स्वर्णिल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो सही है, जो तथ्य है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं और एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि हर 26 मिनट में एक मोलेस्टेशन की घटना, 34 मिनट में बलात्कार की घटना, 40 मिनट में अपहरण की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है। बहुत चिंता का विषय है और निश्चित रूप से महिला और पुरुष को दुश्मन के रूप में अगर हम देखते हैं तो समस्या के समाधान की ओर नहीं बल्कि टकराव की ओर बढ़ेंगे और उससे निश्चित रूप से एक समरस समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। समाज तभी प्रगति करेगा जब हम एक समरसता की बात करें और एक दूसरे को भागीदार बनाए, साथी बनाए। उस भावना को आगे बढ़ाने के लिए कानून के साथ साथ और भी जो चीजें हैं संवेदनशील बनाने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो भेज सकते हैं आमने सामने as@dd.nic.in। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं आमने सामने, कमरा संख्या 511, टावर 2, दूरदर्शन भवन, कॉपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। नमस्कार।